औरत का जिस्म इख्तियार करते ही उसने मुझे रोक कर कहा, बाहर मत जाना। और मेरे दिल पर एक खौफ सा तारी हो गया। इंसानी चीख की भयानक आवाज ने मेरी आसाब को हिलाकर रख दिया। ऊपर से एक मुर्दा और जिंदा होकर मर्तबान से निकल कर मेरे सामने आन खड़ी हुई। मैंने बोलना चाहा, लेकिन खौफ के मारे मेरा हल्क खुश्क हो गया और अब भीख वक्त कई इंसानों की चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी थी और ये आवाज़ें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी कोठी की तरफ बढ़ रही हैं। मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया और नई पतलून, कमीज और जैकेट पहनकर बाहर निकला तो नतालिया पलंग पर बैठी पर्स में से कुछ निकालकर शमादान की रोशनी में देख रही थी और मैंने पूछा, क्या देख रही हो? दिल्ली से पाकिस्तान के शहर कराची तक के 2 एयर टिकट हैं और हम दोनों के पासपोर्ट। मैंने उन पर सुबह सुबह ही वीज़े लगवा लिए थे और मेरी जान, हम दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत तो होती ही है। और मैंने उस पर भी किसी किस्म की हैरत का इजहार ना किया, यही ज़ाहिर किया कि जैसे ये सब कुछ नॉर्मल तरीके से हुआ है। हालांकि अगर वो चाहती तो मुझे उस कमरे से अपने साथ गायब करके भी पाकिस्तान ले जा सकती थी, लेकिन जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि वो ना जाने क्यों मुझ पर यह ज़ाहिर करना चाहती थी कि वो लोग नॉर्मल इंसान हैं और भूत प्रेत नहीं। मैं भी चुप था और आगे से कोई सवाल नहीं कर रहा था, जबकि हकीकत ये थी कि मुझे भी ये इल्म नहीं था कि जहाँ इस बदरू के साथ मेरा ब्याह कर दिया गया है वो जगह भारत के किस पहाड़ी इलाके में वाक़या थी। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और खुश होकर बोली, मेरी जान, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। और उसने मेरी बगल में हाथ डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरा ख्याल था कि वो मुझे उसी रास्ते से लेकर जाएगी जिस रास्ते से मुझे उस मनहूस जगह पर लाया गया था और हमें एक वीरान पुराने कब्रिस्तान में से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब वो मुझे लेकर उस असीब ज़दा इमारत से बाहर निकली तो मैंने देखा कि सुनहरी धूप निकली हुई थी और जहां ढलान पर पहले मैंने बहुत सी टूटी फूटी शिकस्ता कब्रें देखी थीं, हमें एक वीरान पुराने कब्रिस्तान में से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब वो मुझे लेकर उस असीब ज़दा इमारत से बाहर निकली तो मैंने देखा कि सुनहरी धूप निकली हुई थी और जहां ढलान पर पहले मैंने बहुत सी टूटी फूटी शिकस्ता कब्रें देखी थी, वहां अब उन कब्रों का नामो निशान तक न था, बल्कि उनकी जगह सरसब्ज़ो ढलान पर फूलदार पौधे उगे हुए थे और एक पत्थर का जीना नीचे सड़क तक जाता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जिस इमारत से हम बाहर निकले थे वो खंडरनुमा खानका की इमारत नहीं थी, बल्कि कोई पुरानी वाज़ा काटजनुमा डाक बंगला था। ये सब उन बदरूहों के तिलस्म का ही अमल था, लेकिन मैं खुश था कि मैं उस जगह से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और तारीक असीब ज़दा इमारत के तह खाने से निकलकर सुनहरी धूप में आकर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं किसी तंग व तारीक कब्र में से जिंदा सलामत निकल आया हूँ। सर्दी बड़ी खुशगवार थी, हवा चल रही थी और जिसमें नतालिया के कटे हुए सुनहरी बालों की एक लट उसके माथे पर उड़ रही थी और वो वाकई बड़ी हसीन लड़की थी। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि अगरचे मैं उससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन यकीन करें कि अगर कोई बदरू या भूत प्रीत ना होती तो मैं उससे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हम डाक बंगले की सीढ़ियां उतरकर नीचे सड़क पर आ गए और छोटी सी पहाड़ी सड़क थी जो टेले के गिर्द घूम कर नीचे उतर गई और हम सड़क पर चलते नीचे एक बड़े मज़ार में आ गए। यहाँ एक तरफ कितनी ही पुरानी और नए मॉडल की कारें खड़ी थी और हमें देखकर एक बावर्दी ड्राइवर दौड़कर आगे आ गया और कहने लगा, मेम साहब चंडीगढ़ जाएंगी? मैं आपको छोड़ आता हूँ, बिल्कुल नए मॉडल की कार है। हमारे पास सामान तो था नहीं, सिर्फ एक ट्रैवलिंग बैग नतालिया ने कंधे से लटकाया हुआ था। एक ट्रैवलिंग बैग मेरे कंधे से लटक रहा था और नतालिया ने उससे किराया भी तय ना किया। उसको किराया तय करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो हवा में से हाथ घुमाकर जितने नोट चाहे पैदा कर सकती थी। गो मेरे सामने उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था, मगर मैंने बदरूहों को ऐसा करते देखा था। उसने ड्राइवर से कहा कि ठीक है, गाड़ी ले आओ। वो जल्दी से गाड़ी ले आया और हम उसमें बैठ गए और बड़ी आरामदायक कार थी। उस वक़्त मुझे मालूम हुआ कि मैंने रात भारत के पंजाब के शिमाली पहाड़ी इलाके में किसी जगह गुजारी थी और अब हम चंडीगढ़ जा रहे थे। गाड़ी नीम पहाड़ी इलाके की सड़क पर चंडीगढ़ की तरफ दौड़े जा रही थी। चौंके नतालिया ने खुद मुझसे कहा था कि हम दिल्ली से बजरिया हवाई जहाज
पाकिस्तान जाएंगे। इसलिए मैंने रاستے में उससे पूछा, चंडी गढ़ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन हमें मिल जाएगी इस वक्त? पुरइसरार नतालिया ने आहिस्ता से कहा, हम चंडीगढ़ से बाई एयर दिल्ली जाएंगे। और ये सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपने प्यारे वतन पाकिस्तान पहुंच जाना चाहता था। मैंने दिल में सोच रखा था कि कराची से एबटाबाद पहुंचने का भी मैं इंतज़ार नहीं करूंगा, और अगर रास्ते में उस हसीन बदरू से फरार होने का कोई मौका मिल गया तो उसे वहीं छोड़कर फरार हो जाऊंगा। उसके साथ ही दिल में यह ख्याल भी ज़रूर आया कि अगर ये भूत प्रेत है, बदरू है, और उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैं उसे छोड़कर कहाँ चला गया हूँ, और ये तो मुझे वहीं आकर दबोच लेगी। लेकिन मैं ये सोचकर इस ख्याल को दिल से निकाल देता था कि जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है कि उसको पता ही ना चल सके कि मैं कहाँ हूँ, और उसके साथ बदरूह हूँ। ऐसी ज़िंदगी बसर करने से तो यही बेहतर था कि मैं उससे निजात हासिल करने की कोशिश करूँ। शायद मैं कामयाब हो जाऊं, और फिर मुझे ये भी बड़ा हौसला था कि मैं अपने इस्लामी वतन पाकिस्तान में हूँगा, और जहां हर कोई मेरी मदद करने को तैयार होगा। चंडीगढ़ आया तो नतालिया ने ड्राइवर से कहा, एयरपोर्ट ले चलो। हम एयरपोर्ट पर आ गए, और मेरा ख्याल था कि हमें वहां किसी ट्रैवलिंग एजेंसी की आफत से दिल्ली तक के एयर टिकट खरीदने पड़ेंगे और जहाज़ में रेज रो करवानी पड़ेगी। लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई, और एयरपोर्ट पर कार से उतर कर नतालिया सीधी एयरपोर्ट की इमारत की तरफ बढ़ी। मैंने अपनी तसल्ली की खातिर उससे पूछा, क्या यहाँ से हमें दिल्ली के टिकट मिल जाएंगे? नतालिया एक बुक स्टॉल के पास रुक गई, और उसने अपने पर्स में हाथ डालकर 2 टिकट निकाले और एक मुझे देते हुए कहा, ये तुम्हारा चंडीगढ़ से दिल्ली तक का टिकट है, और ये मेरा टिकट। हसीन बदरू नतालिया ने अपनी शोबदाबाजियां दिखानी शुरू कर दी, और मैं उन शोबदाबाजियों से खुश था, क्योंकि मेरी मंजिल जल्दी करीब आ रही थी। पुरइसरार नतालिया मुझे लेकर ऐन उस वक्त एयरपोर्ट पहुंची थी जब दिल्ली की तरफ से जाने वाले जहाज़ के रवाना होने में सिर्फ 15-20 मिनट ही बाकी थे। जब हम अलौंज में पहुंचे तो ऐलान हो रहा था कि दिल्ली जाने वाले मुसाफिर जहाज़ में सवार हो जाएं। हम भी मुसाफिरों की कतार में शामिल हो गए, और कस्टम की कंप्यूटर मशीन ने 1 मिनट में हमारे ट्रैवलिंग बैग चेक कर लिए। और तअज्जुब की बात है कि पुरइसरार नतालिया के पास बोर्डिंग कार्ड भी मौजूद थे, और जहाज़ में हमारी सीटें भी बुक हो चुकी थीं। कतार में खड़े खड़े नतालिया ने मेरा बोर्डिंग कार्ड मुझे दे दिया, और पुरइसरार नतालिया की अनमावराई इंसानी अक्ल शोबदाबाजियों से मुझे डर भी लगने लगा था कि यह हसीन बला मुझे फरार होने के बाद कहीं ना कहीं ज़रूर दबोच लेगी। लेकिन अब इस किस्म की बातें सोचने का वक्त गुजर चुका था। मैंने हर हालत में से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया, और ख्वाह उसके लिए मुझे कुछ क्यों ही ना करना पड़ता। हम जहाज़ में सवार हो गए, और जहाज़ ने हमें दिल्ली पहुंचा दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हम एयरपोर्ट की बिल्डिंग ही में एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए, और वहां हमने नाश्ता किया। पुरइसरार नतालिया ने कहा कि 1 घंटे बाद उसी टर्मिनल से पाकिस्तान के लिए जहाज़ रवाना होगा, और मैंने तमाम कागजात तैयार करवा कर रख लिए हैं, तुम फिक्र ना करना। उसने पर्स में से 2 पासपोर्ट निकाले, और एक पासपोर्ट अपने पास रख लिया, और दूसरा पासपोर्ट मुझे देते हुए कहा, ये तुम्हारा पासपोर्ट है। मैंने उसे खोल कर देखा। ये इंडियन पासपोर्ट था, और उस पर मेरी फ़ोटो लगी हुई थी। नीचे अंग्रेज़ी और हिंदी ज़बानों में मेरा हिंदू नाम लिखा था, और मैंने वर्क उलट कर देखा, उस पर इंडिया से पाकिस्तान का 1 महीने का वीज़ा भी लगा हुआ था। मैं आलमे हैरत में ये सब कुछ देख रहा था और खामोश था। मैं जानता था कि मैं किसी आम कमज़ोर और नॉर्मल औरत के साथ सफ़र नहीं कर रहा, और जो औरत मेरे साथ सफ़र कर रही है वो एक बदरूह है और बेअंदाज़ा शैतानी ताकत रखती है। पुरइसरार नतालिया मेरा हाथ थाम कर मुझसे प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगी, और मैं उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही से देता रहा। मैं उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता था। और फिर उसने अपनी घड़ियों पर निगाह डाली और बोली, चलो मेरी जान, वक्त हो गया है। और वहाँ से हम एक दूसरे लाउंज की तरफ बढ़े, और उसे सब मालूम था कि कहाँ जाना है। लाउंज के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, और उन्होंने हमारे पासपोर्ट देखे, हमारा सामान चेक किया, और हमसे कुछ सवाल पूछे, जिनके जवाब हमने दे दिए, और हमें आगे जाने की इजाज़त मिल गई। हमारे पास इंडियन पासपोर्ट थे, और इसलिए हमसे ज़्यादा पूछ-गुछ नहीं की गई। सामान के अलावा हमारी भी अलग अलग तलाशी बड़ी सख्ती से ली गई, और हम कस्टम के काउंटर पर आ गए। वहाँ पाकिस्तान जाने वाले कुछ और मुसाफिर भी खड़े थे, अपने अपने कागजात चेक करवा रहे थे, और हमने भी पासपोर्ट आगे कर दिए।
कस्टम ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट खोलकर गौर से देखा और फिर मेरी तरफ घूर कर देखा और मुख्तलिफ सवाल करने लगा। पाकिस्तान क्यों जा रहे हो और किसके पास ठहरोगे वगैरह वगैरह। मैंने यही कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं और पाकिस्तान की सैरो सियाहत करने जा रहे हैं। 10-15 दिनों में वापस आ जाएंगे। और नतालिया से भी इसी किस्म के सवालात पूछे गए। उसके पासपोर्ट पर भी नतालिया की बजाय उसका हिंदू नाम लिखा हुआ था और हमें डिपार्चर अलाउंज में जाने की इजाज़त दे दी गई। डिपार्चर अलाउंज साथ ही था और हमें वहां आकर बैठ गए। और कस्टम वालों ने जब हमसे पूछा था कि तुम्हारे पास कितनी पाकिस्तानी करेंसी है, तो नतालिया ने अपना पर्स खोलकर कहा, हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी के सिर्फ 1500 रुपये हैं। कस्टम ऑफिसर ने पूछा था कि तुम लोगों ने 1 महीने का वीज़ा लगवाया है और इन रुपयों से तो तुम्हारा 1 हफ्ता भी गुजारा नहीं होगा। पुरइसरार नतालिया ने कहा था कि वहाँ हमारे जाने वाली एक फैमिली है, हम उनके यहाँ जाकर ठहरेंगे और हमारे पैसे बहुत कम खर्च होंगे। लाउंज में आने के बाद पुरइसरार नतालिया ने मुझे 1000 रुपये के पाकिस्तानी करेंसी के नोट देते हुए कहा, ये तुम अपने पास रख लो और किसी भी वक्त कोई ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने 1000 रुपये के पाकिस्तानी नोट अपनी जैकेट की जेब में रख लिए। और उस ज़माने में दिल्ली से मुसाफिर जहाज़ सीधे कराची जाया करते थे और हमें भी कराची ही जाना था। नतालिया ने कहा कि कराची से हम बजरिया रेल रावलपिंडी और वहाँ से बजरिया कार एबटाबाद चले जाएंगे और उसे एक रूट का पता था। अभी तक वो मुझे यही तासर देने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ हो रहा है बड़ी मामूल के मुताबिक कार्रवाई से हो रहा है और उसको पाकिस्तान के सारे शहरों के बारे में पता है, कौन सा शहर किस जगह पर है। और मैं भी उस पर अपनी हैरानी ज़ाहिर नहीं कर रहा था। और उसने एक ही रात में ये सब कुछ कैसे कर लिया। और हम दोनों के पासपोर्ट भी बन गए, उन पर वीज़े भी लग गए और पाकिस्तानी करेंसी भी हासिल हो गई। और मुझे पाकिस्तान पहुंचने से गरज थी और पाकिस्तान अब थोड़ा ही दूर रह गया था। आखिर पाकिस्तान को जाने वाले जहाज़ की रवानगी का भी ऐलान हो गया और हम दूसरे मुसाफिरों के साथ इंडियन एयरलाइंस के जहाज़ में सवार हो गए। कुछ देर के बाद जहाज़ टेक ऑफ कर गया और उसने अपना रुख पाकिस्तान के शहर कराची की तरफ कर लिया। पुरइसरार नतालिया मेरे साथ वाली सीट पर ही बैठी थी और जहाज़ में ही हमने दोपहर का खाना खाया और आखिर हम कराची पहुंच गए। पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरकर और एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का हिलाली परचम लहराता देखकर मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे किस कदर खुशी हुई। और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने बहन भाइयों के पास आ गया हूँ और अब कोई दुश्मन, कोई बदरू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुरइसरार नतालिया मेरे साथ थी और मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही फरार होने के मौका तलाश करने शुरू कर दिए। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि जल्दी में कोई गलत कदम उठाकर दोबारा उसी मुसीबत में फंस जाऊं। मैं नतालिया से इस तरह अलग होना चाहता था कि उसे मेरे फरार होने का कम से कम 10-12 घंटों तक इल्म ना हो सके। इस दौरान मुझे उससे से ज़्यादा दूर निकल जाने का मौका मिल जाए। ये इस सूरत में मुमकिन था कि जब वो रात को गहरी नींद सो रही हो तो मैं चुपके से निकल जाऊं। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो रात को सोती भी थी। और शादी की पहली रात वो तकरीबन सारी रात मुझसे बातें करती रही थी और शायद रात के पिछले पहर जब मैं सो गया था तो वो लेट ज़रूर गई थी, मगर मुझे यकीन है कि वो जाग रही थी और मेरे सो जाने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। और ये बदरूहें और भूत प्रेत सोया नहीं करते। तजर्बे ने मुझे यही बताया था और मैंने रोहिणी की बदरूह को कभी सोते हुए नहीं देखा था। मैंने ये भी सोचा कि किसी बहाने में बदरू नतालिया को ख्वाब आवर गोलियां पीस कर खिला दूंगा। और फिर सोचा कि शायद ख्वाब आवर गोलियां खाकर भी उसे नींद ना आए। यह भी मुमकिन था कि उसे मेरे दिल का हाल मालूम हो जाए और फिर तो वो मुझे ऐसा जकड़ेगी कि मैं शायद सारी उम्र उसकी कैद से आज़ाद ना हो सकूंगा। बहरहाल मुझे उससे भागने की एक कोशिश हर हालत में करनी थी और उसके बाद जो हो सो हो, और मेरे लिए यही एक रास्ता बाकी रह गया था। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी कस्टम पोस्ट पर भी हमारी पूरी चेकिंग हुई। पुरइसरार नतालिया ने खुद को भी और मुझे भी हिंदू ज़ाहिर किया हुआ था और पासपोर्ट पर मेरा नाम प्रकाश खन्ना लिखा हुआ था। नतालिया मिसेस प्रकाश खन्ना बन गई और ज़रूरी चेकिंग के बाद हमसे पूछा गया कि हम पाकिस्तान में पहले कहाँ जाएंगे। नतालिया ने बताया कि हम पहले लाहौर जाएंगे और वहाँ कॉन्टिनेंटल होटल में 1 हफ्ता क़याम करके लाहौर शहर की सैर करेंगे और वहाँ से हम रावलपिंडी जाएंगे और वहाँ मेरे माता पिता जी एक पुराने
माता पिता जी के एक पुराने मुसलमान दोस्त राजा गुल जमान है और हम 2 दिन उनके पास ठहरेंगे और उसके बाद एबटाबाद जाकर वीज़े के बाकी दिन वहीं गुजारेंगे। हमें कहा गया कि लाहौर से जाते ही चेरिंग क्रॉस थाने में रिपोर्ट करें और उसके बाद हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए। वहां से हमने टैक्सी पकड़ी और सीधे कराची के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और मालूम हुआ कि शाम के वक्त एक एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर जा रही है और नतालिया ने कहा मेरे साथ आओ, टिकट ले लेते हैं। मैंने महसूस कर लिया था कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखना चाहती है। बुकिंग ऑफिस में जाकर नतालिया ने फर्स्ट क्लास के 2 टिकट लिए और हम प्लेटफार्म पर आकर एक स्टॉल पर चाय पीने के लिए खड़े हो गए। मैं लाहौर में कुछ नए कपड़े खरीदूंगी और मुझे पाकिस्तानी औरतों का लिबास बड़ा पसंद है। मैंने सोचा कि मैं नतालिया को लाहौर के नारकली बाजार में शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा और वहीं किसी बहाने गायब हो जाऊंगा। उससे छुटकारा हासिल करने के लिए ये मेरे लिए बड़ा सुनहरी मौका बन सकता था। जब लाहौर जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर लगी तो दूसरे मुसाफिरों के साथ हम भी ट्रेन में सवार हो गए। हमारा फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट था और हमारा सफ़र बड़ा आराम से कटा। हम जिस वक्त लाहौर पहुंचे दिन ढलना शुरू हो गया था और एक मुद्दत के बाद अपने शहर लाहौर आकर मुझे बड़ी खुशी हुई। स्टेशन से बाहर निकले तो मैंने नतालिया से कहा और हमें होटल कॉन्टिनेंटल में ठहरना है और उसी इलाके में चेरिंग क्रॉस थाना लगता है। हमें सबसे पहले वहां जाकर रिपोर्ट करनी होगी। नतालिया कहने लगी कि उसकी ज़रूरत तो नहीं, लेकिन तुम कहते हो तो थाने चलकर रिपोर्ट कर देंगे। मुझे मालूम था कि उस बहादुर को थाने जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो मुझे अभी तक यही तासुर दे रही थी कि वो कोई बहादुर नहीं। स्टेशन से हम सीधा चेरिंग क्रॉस थाने आ गए और थाने में मौजूद कांस्टेबल मुहर्रर ने हमारे पासपोर्ट बड़े गौर से देखे और फिर पूछा कि हम पाकिस्तान क्यों आए हैं, होटल में क्यों ठहरे हैं और कहाँ जाएंगे वगैरह वगैरह, और हमने तमाम सवालों का उसे तसल्ली बख्श जवाब दिया। उसने कहा कि ठीक है, लाहौर से एबटाबाद जाते हुए हमें रिपोर्ट करके जाएं। शुक्रिया, और हम ज़रूरी रिपोर्ट करके जाएंगे। और वहाँ से हम टैक्सी में सवार होकर होटल में आ गए। यहाँ एक कमरा हमने मियाँ बीवी यानी प्रकाश खन्ना और मिसिज प्रकाश खन्ना के नाम से ले लिया और बड़े आराम से हमने गुस्ल किया। ताज़ा दम होकर नीचे लॉबी में बैठकर चाय पीने लगे। नतालिया कहने लगी कि हम अभी अनारकली जाएंगे और मैं अपने लिए गर्म जर्सी खरीदना चाहती हूँ और एबटाबाद में सर्दी होगी और तुम भी स्वेटर खरीद लेना। और पहले मैंने सोचा था कि नए कपड़े खरीद दूंगी, मगर यहाँ जनाना रेडीमेड कपड़े तो मिलेंगे नहीं और साड़ियाँ पहनने का यहाँ रिवाज नहीं। हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे और मैंने देखा कि एक आदमी कुछ फासले पर बैठा है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें देख लेता है। मैं समझ गया कि यह CID का आदमी है और हिंदुस्तान से कोई भारतीय आता है तो उसकी ज़रूर निगरानी की जाती है। हिंदुस्तान में भी कोई पाकिस्तानी जाता है तो वहाँ की CID उसकी निगरानी करती है। मैंने कोई ख्याल ना किया, मगर ये ख्याल ज़रूर आया कि जब मैं अनारकली बाज़ार नतालिया से अलग हो गया तो मुमकिन है कि यह CID वाला नतालिया को छोड़कर मेरे पीछे लग जाए और मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं उसको सारी कहानी बयान कर दूंगा और बता दूंगा कि मैं हिंदुस्तानी नहीं और हिंदू भी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ। ये भी हो सकता था कि उसे मेरी बात का यकीन ना आए और लाहौर में मेरे कोई रिश्तेदार वगैरह भी नहीं था। मैंने सोच कर आखिर यही फैसला किया कि मुझे लाहौर में नतालिया से अलग नहीं होना चाहिए और ये काम मुझे किसी दूसरे शहर मसलन रावलपिंडी पहुँच कर करना चाहिए, और जब ये CID वाला ना हो, क्योंकि मुझे यकीन था कि यह खुफिया का आदमी लाहौर में ही रह जाएगा। हम होटल से निकलकर अनारकली आ गए और यहाँ हमने अपने लिए गर्म जर्सियाँ वगैरह खरीदी। नतालिया ने नए जूते खरीदे और वह बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर कर रही थी जैसे वो एक आम घरेलू औरत है और बदरूहों और भूत प्रीत की दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं। एक रात हम होटल में रहे और दूसरे दिन हम बरिया रेल कार सुबह रावलपिंडी रवाना हो गए और उस वक्त मुझे CID वाला कोई आदमी अपने आसपास नजर नहीं आया था और शायद वो हमें स्टेशन पर छोड़कर वापस चला गया। रावलपिंडी हम दिन के 1 बजे पहुंचे और वहीं स्टेशन के फर्स्ट क्लास में डाइनिंग रूम में बैठकर हमने खाना खाया और वहां से हमें एक प्राइवेट टैक्सी लेकर एबटाबाद पहुंचना था। रावलपिंडी पहुंचते ही मैंने नतालिया से भाग जाने के मौका तलाश करने शुरू कर दिए।
लेकिन मैं रात के वक्त फरार होना चाहता था और जिस वक्त नतालिया की बदरू सो रही हो, ताकि उसे मेरे फरार का सुबह को इल्म हो और मुझे उससे दूर निकल जाने का मौका मिल जाए। उसके लिए रावलपिंडी में एक रात क़याम करना जरूरी था। चुनाचा मैंने नतालिया से कहा, नतालिया, मैं सफ़र की वजह से बड़ा थक गया हूँ और आगे भी एबटाबाद तक टैक्सी का सफ़र है। मैं चाहता हूँ कि एक रात रावलपिंडी में आराम कर लूँ। नतालिया बदरू कहने लगी कि अगर तुम चाहते हो तो किसी होटल में एक रात ठहर जाते हैं और कल एबटाबाद चलेंगे। मैंने कहा कि यहाँ सदर में शोर होटल बड़ा अच्छा होटल है, वहाँ ठहर जाएंगे। और उस ज़माने में शोर होटल का शुमार पिंडी के क्लास 1 होटलों में होता था और इस्लामाबाद पाकिस्तान का नया दारुल हुकूमत ज़रूर बन चुका था, मगर अभी वो तकमील के आखिरी मराहल में था और नए होटल बन रहे थे और नई इमारतें भी बन रही थी। हमने शोर होटल में एक डबल बेड वाला कमरा ले लिया और दोपहर का खाना खाकर शहर की सैर करने निकल गए। शाम को वापस आकर चाय पी और बातें करने लगे। रात हो गई तो रात का खाना खाकर हम आराम करने के लिए लेट गए और मैं अब नतालिया बदरू के सो जाने का इंतज़ार कर रहा था और मैं जाग रहा था। नतालिया पलंग पर हल्का सा कंबल ऊपर लिए मुंह दूसरी तरफ करके लेटी हुई थी और मैं पलंग पर लेटा थोड़ी थोड़ी देर बाद दीवार पर लगे क्लॉक को देख लेता और अभी रात के 10 बजे थे। कमरे में धीमी रोशनी वाला टेबल लैंप रोशन था और रात गुजरती जा रही थी और मैं जाग रहा था। मुझे नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब रात आधी गुजर गई तो मुझे नतालिया के हल्के हल्के खराटों की आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ी एहतियात के साथ आवाज़ पैदा किए बगैर पलंग से उठकर क्लोजेट रूम में आ गया और वहाँ मैंने पतलून, कमीज़ और जैकेट और बूट पहने और दबे पाँव कमरे से बाहर निकल गया। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और मैंने जैकेट के बटन बंद किए और रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। मैंने अपनी जेब में से बटुआ निकाल कर देखा और मेरे पास नतालिया के दिए हुए 2000 रुपये उसी तरह पड़े थे और ये उस ज़माने में काफ़ी रकम हुआ करती थी। मुझे होटल से ज़रा फासले पर एक टैक्सी मिल गई और मैं उसमें बैठकर स्टेशन पर आ गया। स्टेशन पर आकर मालूम हुआ कि लाहौर की तरफ कोई गाड़ी नहीं जा रही और वहां से मैं एक और अड्डे पर आ गया और लारी अड्डे से लाहौर की तरफ रात के 1 बजे आखिरी लारी जाया करती थी। वो लारी मुझे मिल गई और मैं उसमें बैठ गया और लारी में बैठने के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक आदमी ने मुझे लारी में सवार होते घूर कर देखा था और मेरे साथ ही लारी में सवार हो गया था। मुझे शक हुआ कि शायद ये CID का आदमी है और चौंका मैं इंडिया से आया हूँ, इसलिए मेरा पीछा करने लगा है और जो उसकी ड्यूटी है। मगर मैं अपने वतन पाकिस्तान में था और मैं पाकिस्तानी था और मुसलमान था और मुझे कोई फिक्र ना थी और लारी लाहौर की तरफ रवाना हो गई। लारी जेहलम पहुंची तो मैं दूसरे मुसाफिरों के साथ चाय पीने के लिए उतरा और वो आदमी भी मेरे साथ ही उतरा और मैं देख रहा था कि मुझे अपनी नज़रों में रखे हुए है। मैंने कोई खास ख्याल ना किया और लारी लाहौर पहुंची तो सुबह हो रही थी। मैं बड़ा मुतमईन था कि नतालिया बदरू के मेरे फरार का भी तक इल्म नहीं हुआ और अब अगर हो भी गया होगा तो मैं उससे बहुत दूर निकल आया था। मेरा प्रोग्राम लाहौर से सीधा कराची जाने का था ताकि मैं नतालिया से जितनी दूर जा सकता हूं चला जाऊं और मैं लारी अड्डे से एक टैक्सी लेकर सीधा रेलवे स्टेशन आ गया और कराची जाने वाली गाड़ी में अभी देर थी। मैं रिफ्रेशमेंट रूम में आ गया और नाश्ता करने लगा और नाश्ते के बाद चाय पी रहा था कि वही CID वाला आदमी जो पिंडी से मेरे साथ लारी में सवार हुआ था 2 सिपाहियों के साथ अंदर आ गया और वह सीधा मेरे पास आया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, फिरोज, मगर तुम इंडिया से 2 रोज पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए हो और इंडियन पासपोर्ट पर आए हो और तुम्हारा नाम प्रकाश खन्ना है। मैंने हंस कर कहा, बिल्कुल गलत, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुसलमान हूँ और मेरा नाम फिरोज है। तुम झूठ बोलते हो और तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी मिसेज प्रकाश खन्ना भी थी। मैंने कहा कि मेरी कोई बीवी नहीं और मैं शादीशुदा भी नहीं और उसने एक सिपाही से कहा कि इसकी तलाशी लो और सिपाही मेरी तलाशी लेने लगा और मेरी जैकेट के अंदर वाली जेब में मेरा इंडियन पासपोर्ट निकल आया। मुझे मुसीबत नतालिया ने मेरे गले में डाल दी थी और उसने मेरा पासपोर्ट मेरी जैकेट में डालकर कहा था कि इसे जैकेट में ही रखना और ये गैर मुल्क है, यहाँ किसी वक्त भी ये दिखाना पड़ सकता है। मुझसे ये गलती हुई थी कि शोर होटल से फरार होते वक्त मैंने पासपोर्ट निकालकर वहीं नहीं फेंका था और मुझे याद नहीं आ रहा था कि मेरा इंडियन पासपोर्ट जो नतालिया ने खुदा जाने किस जिन भूत के जरिए बनवाया था मेरी जैकेट में ही है। इंडियन पासपोर्ट बरामद होने के बाद ये साबित हो गया कि मैं इंडियन नेशनल हूँ
और हिंदू हूँ और मेरा नाम प्रकाश खन्ना है। पासपोर्ट पर बाकायदा मेरी तस्वीर लगी हुई थी और नीचे मेरा नाम लिखा था और वहां मेरे दस्तखत भी थे। और CID वाले ने सिपाहियों से कहा, इसे थाने ले चलो। मैंने कहा, क्या मेरा मेडिकल मुआयना करवा ले, मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान हूं। और पाकिस्तान में भारत के ऐसे जासूस भी जासूसी करने आते हैं जिनके मुसलमानों की तरह अस्पताल में खतने करा दिए जाते हैं ताकि उन पर हिंदू होने का किसी को यकीन ना आए। तुम भी उन्हीं भारतीय जासूसों में से हो और हमने ऐसे 2 जासूस पहले पकड़े थे, थाने चलो। मैं क्या करता, भाग भी नहीं सकता था और दोनों सिपाहियों ने मुझे पकड़ रखा था और वो मुझे रिफ्रेशमेंट रूम से बाहर प्लेटफार्म पर ले आए और प्लेटफार्म पर पहले से 2 सिपाही मौजूद थे। उनमें से एक के पास हथकड़ी थी और उसी वक्त मुझे हथकड़ी लगा दी गई और पुलिस मुझे लेकर स्टेशन से बाहर आ गई। मैं बड़े परेशान हुआ और कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं और क्या ना करूं। और पुलिस मुझे सीधी चेरिंग क्रॉस थाने ले आई और वहां मेरा पाकिस्तान में दाखिले का बाकायदा अंदराज हो चुका था। मुझे उसी हवालात में बंद कर दिया गया और 1 घंटे के बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर आया और उसने मुझे हवालात की सलाखों में से देखा और अपने साथ आए हुए कांस्टेबल से कहा, इसे ले आओ। कांस्टेबल मुझे हथकड़ी लगाकर थाने के कमरे में ले आया और वहां पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद था। मैंने उसके सामने मेज के पास खड़ा हो गया और उसने कांस्टेबल को बाहर भेज दिया और मुझसे कहा, यह बात साबित हो गई है कि तुम इंडिया के जासूस हो और जिस औरत को तुम अपनी बीवी बनाकर अपने साथ लाए थे, हमने पिंडी की होटल में छापा मारकर गिरफ्तार करने की कोशिश की थी मगर वो फरार होने में कामयाब हो गई। मगर हम उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। और ये बताओ कि पाकिस्तान में तुम्हारी इंडियन जासूसी साथी कहां कहां पर हैं? मैंने कहा, जनाब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं और मैं भारतीय जासूस नहीं, मैं मुसलमान हूं और पाकिस्तानी हूं। और क्या मैं पाकिस्तान के वक्त मशरकी पंजाब से हिजरत करके लाहौर आकर आबाद हो गया था और फिर बम्बई अपने दोस्त के पास कुछ दिनों के लिए चला गया और वहीं एक ऐसी मुसीबत में फंस गया कि जिनको सुनकर आपको भी यकीन नहीं आएगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि इस किस्म की फजूल बातें करने में अपना और हमारा वक्त ज़ाया ना करो। ये बात साबित हो चुकी है कि तुम्हारा ताल्लुक इंडिया के उन जासूसों से है जो हिंदू होते हैं मगर जिनके ऑपरेशन के जरिए खतने करवा दिए जाते हैं और मुसलमान बनाकर पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए भेजा जाता है। मैंने कहा, सर मैं इंडियन जासूस नहीं हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि जिस औरत के साथ तुम पाकिस्तान आए हो वो औरत क्या तुम्हारी बीवी नहीं? नहीं जनाब, वो मेरी बीवी नहीं थी। यकीन करें वो एक बदरू थी और उसने मुझे अपने कब्जे में किया हुआ था। उसने मेरा भारतीय पासपोर्ट बनवाया और वही मुझे अपने साथ यहाँ लाई। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ झुकते हुए मुझे गौर घूर कर देखा और कहा, और इस किस्म की बातों से तुम पुलिस वालों को बेवकूफ़ नहीं बना सकोगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि पाकिस्तान में अपने भारतीय साथियों के नाम और पते हमें बता दो कि वो कहाँ कहाँ पर हैं। इंस्पेक्टर साहब यकीन करें, मैं ना इंडियन जासूस हूँ और ना मेरा इंडिया से कोई ताल्लुक है। मैं एक बड़ी भयानक मुसीबत में फंस गया था और जिससे बड़ी मुश्किल से निकल कर आ रहा हूँ। और जो औरत मेरे साथ थी वो एक चुड़ैल थी, बदरू थी और मेरा पासपोर्ट उसने जिन भूतों के जरिए इंडिया में बनवाया था और उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली क्योंकि मैं उसे पसंद आ गया था। और मैंने उसे कहा था कि शादी के बाद मैं पाकिस्तान में हनीमून मनाना चाहता हूँ और मैं इस बहाने से उसे पाकिस्तान लाना चाहता था ताकि यहाँ आकर मैं उसे छुटकारा हासिल कर लूँ क्योंकि मेरा ये वतन है और यहाँ मुझे पनाह मिल जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर पढ़ा लिखा नौजवान था और कहने लगा, अगर वो बदरू थी तो उसे पासपोर्ट बनवाने की क्या जरूरत थी? और वो तो तुम्हें गायब करके और खुद गायब होकर भी पाकिस्तान आ सकती थी क्योंकि जिन भूतों तो गायब हो जाते हैं। मैंने कहा कि ऐसा वो इसलिए कर रही थी कि वो मुझ पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो कोई बदरू नहीं बल्कि एक नॉर्मल औरत है और नॉर्मल औरत की तरह मेरे साथ जिंदगी बसर करना चाहती थी। पुलिस इंस्पेक्टर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम इंडिया की खुफिया एजेंसी ने एक दिलचस्प मगर बोकस कहानी के साथ पाकिस्तान में भेजा है और तुम्हारे ख्याल में हम लोग तुम्हारी मनगढ़ंत जिन भूत की कहानी पर एतबार कर लेंगे? हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। हम लोग जिन भूतों के कायल नहीं और हम सिर्फ एक खुदा और उसके रसूल और कुरान पाक को मानने वाले हैं। और ये जिन्नों भूतों की कहानी तुम हिंदुओं ही की सुना सकते हो कि नहीं? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझे सच सच बता दो कि तुम किस मिशन पर यहाँ भेजे गए हो। मैं क्या बताता, और मुझे तो किसी भी हुकूमत ने किसी भी मिशन पर नहीं भेजा था मगर मेरे भारतीय जासूस होने के सारे सबूत पुलिस इंस्पेक्टर के पास मौजूद थे
اور سب سے بڑا ثبوت میرا انڈین پاسپورٹ تھا اور جس پر میری فوٹو لگی تھی اور نیچے میرا ہندو نام پرکاش کھنہ لکھا ہوا تھا۔ مجھے ایک دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور ظاہر ہے کہ وہاں مجھ پر تھوڑا بہت تشدد تو ہونا ہی تھا، اور ایسا ہر ملک میں ہوتا ہے۔ اگر مجھے بھارت میں پاکستانی جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا جاتا تو وہاں بھی مجھے لازمی طور پر تشدد ہوتا، بلکہ کچھ زیادہ ہی تشدد کیا جاتا۔ رات ہو گئی اور مجھے تھوڑا بہت کھانے کو دیا گیا اور پھر اس کوٹری سے نکال کر ایک دوسری کوٹری میں بند کر دیا گیا، جس کا دروازہ لوہے کی سلاخوں والا تھا اور جس کے باہر ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ میں ایک بات پر ضرور حیران تھا کہ نتالیہ ابھی تک میری تلاش میں وہاں نہیں پہنچی تھی۔ اگر وہ اسیبی عورت تھی، بدرو تھی اور جس کا مجھے یقین تھا، تو اسے تو اب تک میری مدد کرنے اور دوبارہ اپنی قبضے میں کرنے کے لیے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ لیکن سارا دن گزر گیا اور میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور مجھ پر تھوڑا بہت تشدد بھی ہوا تھا اور اب میں حوالات میں بند تھا، مگر نتالیہ ابھی تک میری مدد کو نہیں پہنچی تھی اور مجھے کچھ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ نتالیہ بدرو یا اسیبی عورت نہیں۔ اگر وہ اسیبی عورت نہیں تھی تو پھر جو اسیبی عورت مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں اڑتے ہوئے نیم مردہ نیم زندہ لوگوں کی عجیب و غریب دنیا سے انڈیا کے شہر چندی گڑھ کے کرسچن قبرستان کی قدیم خانقاہ میں لائی تھی، وہ عورت کون تھی؟ وہ تو یقیناً کوئی بدرو یا اسیبی عورت ہی تھی، اور اس کی گرم سانس کو میں نے اپنے چہرے پر اڑنے سے پہلے محسوس کیا تھا اور اس نے میری گردن کو چوما بھی تھا۔ یہ تو وہی اسیبی لڑکی تھی اور جس کو روہنی نے متھرا شہر کے ویران شمشان گھاٹ کی کوٹری میں سے غلطی سے آزاد کر دیا تھا، اور جس کے بارے میں روہنی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بڑی ہی خطرناک اسیبی بدرو ہے، لیکن اگر اس نے تمہاری گردن کو چوم لیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے اور تم اسے پسند آ گئے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر نتالیہ وہ اسیبی لڑکی نہیں تو پھر وہ کون تھی، اور کس خوشی میں وہ مجھے پہاڑی قبرستان کے قدیم خانقاہ میں لائی تھی اور پھر خفیہ طور پر مجھ سے شادی بھی رچا لی۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے روہنی کا بھی خیال آیا کہ وہ پجاری رگو کی قید میں تھی اور خدا جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، اور روہنی جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کوئی بدرو نہیں، وہ ایک بڑکی ویرو تھی۔ جھانسی کے مسلمان مغل صوبے دار شہزادہ شیر وانس سے شادی کر لی تھی اور وہ اپنی رضامندی سے مسلمان ہو گئی تھی، اور شہزادے نے اس کا نام سلطانہ رکھ دیا تھا۔ سلطنت کے کاہل پجاری رگو نے ایک سازش کے تحت روہنی عرف سلطانہ کو قتل کروا کر اس کی روح کو کالے جادو کے ذریعے ایک مرتبان میں بند کر کے چبوترے کی دیوار میں دفن کر دیا تھا، اور میں نے وہاں سے مرتبان نکال کر روہنی کی روح کو نادانستگی میں آزاد کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے رگو کی پجاری کی بدروح میری جانی دشمن بن گئی تھی۔ وہ روہنی کے روح کو بھی دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی اور اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ آخر جیسا کہ آپ کو میں پہلے بیان کر چکا تھا، متھرا کے قریب پرانے شمشان گھاٹ پر پجاری رگو کی بدروح کا مقابلہ کرتے ہوئے روہنی اور سلطانہ کی روح شکست کھا گئی اور پجاری رگو نے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اسی قدیم شمشان گھاٹ کے کوٹری میں اسیبی لڑکی کی بدروح ایک مٹکے میں بند تھی اور جس کو روہنی نے غلطی سے آزاد کر دیا تھا، اور یہ لڑکی ایک اسیب تھا یا اسیبی لڑکی، جس کے بارے میں روہنی نے مجھے بتایا تھا کہ اسیبی بدروحوں اور چیلوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، مگر اتفاق سے اس اسیبی لڑکی کو میں پسند آ گیا اور بعد میں وہ مجھے آدھے زندہ آدھے مردہ لوگوں کے قبرستان سے اڑا کر بھارت کے شمالی پہاڑی علاقے کی طرف لے گئی تھی۔ یہی معمہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر نتالیہ یہ اسیبی لڑکی نہیں تو پھر یہ کون ہے، اور اسیبی لڑکی مجھے اس کرسچن قبرستان کی خانقاہ میں چھوڑنے کے بعد کہاں چلی گئی؟ نتالیہ کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ یہ ایک بدروح ہے، مگر وہ مجھے پسند کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس نے مجھ سے بیاہ رچایا ہے، جبکہ میں ہرگز اسے اپنی بیوی سمجھنے پر تیار نہ تھا۔ اس نے جو میرا انڈین پاسپورٹ بنوا کر میری جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا، اور اس کی وجہ سے میں ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو کر لاہور کے تھانے کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ یہ لوگ مجھے بھارتی جاسوس سمجھنے میں حق بجانب تھے، کیونکہ ایک تو میرا پاسپورٹ انڈیا کا تھا اور دوسرے پاسپورٹ پر میرے تصویر کے نیچے میرا ہندو نام پرکاش کھنہ لکھا ہوا تھا۔ میں تو نتالیہ کو راولپنڈی کے شور ہوٹل میں چھوڑ کر بھاگ گیا اور انڈیا پاسپورٹ کی وجہ سے پولیس کی قید میں پھنس گیا تھا، لیکن اس بات پر مجھے بھی تعجب تھا کہ غیر انسانی طاقت رکھنے کے باوجود نتالیہ ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں پہنچی، اور وہ تو بدروح تھی، بڑی آسانی سے پنڈی سے لاہور اڑ کر آ سکتی تھی،
اور مجھے اپنے قبضے میں کر کے واپس جہاں چاہے لے جا سکتی تھی۔ دوسری طرف جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مجھے روہنی اور سلطانہ کی بھڑکتی روح کا بھی خیال آ رہا تھا اور روہنی سے مجھے ایک لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ وہ کئی سالوں سے میرے ساتھ تھی اور اس نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا اور میری مدد کی تھی، مگر اب وہ خود اپنے اور میرے مشترکہ دشمن پجاری رگو کی بدروح کے قبضے میں تھی اور وہ بیچاری میری مدد کرنے سے معذور تھی۔ میں انہی خیالوں میں گم لاہور کے ایک پولیس اسٹیشن کی دوسری منزل کی کوٹری میں قید کے حلق میں پڑا تھا، کیونکہ مجھ سے انڈین پاسپورٹ برآمد ہو چکا تھا اور میں اپنے آپ کو بھارتی جاسوس نہ ہونا ثابت نہ کر سکا۔ میرے پاس کوئی ماورا انسانی طاقت تو تھی نہیں کہ پولیس کی قید سے غائب ہو کر نجات حاصل کر سکتا۔ روہنی بھی میری مدد کو نہیں پہنچ سکتی اور وہ دشمن رگو کی قید میں تھی اور اسے خود مدد کی ضرورت تھی۔ رات ہو گئی تھی اور کوٹری ایک قسم کی حوالات ہی تھی۔ دروازے لوہے کی سلاخوں والا تھا اور جس کے باہر ایک مسلح کانسٹیبل پہرا دے رہا تھا۔ کوٹری میں کوئی بتی نہیں لگی ہوئی تھی اور اگر کوئی بلب لگا ہوا بھی تھا تو وہ جل نہیں رہا تھا، اور کوٹری کے باہر برآمدے میں ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی سلاخوں میں سے گزر کر کوٹری میں مجھ پر پڑ رہی تھی، اور رات شاید آدھی ہو گئی تھی اور تھانے کے آگے سے گزرنے والی سڑک بھی خاموش تھی۔ کبھی کبھی کوئی موٹر کار یا کوئی تانگا گزر جاتا اور پھر وہی خاموشی چھا جاتی۔ ابھی تک مجھے قیدیوں والے کپڑے نہیں پہنائے گئے تھے کیونکہ ابھی میں حوالات میں ہی تھا، اور دوسرے دن پولیس نے مجھے عدالت میں پیش کر کے میرا ریمانڈ لینا تھا، اور اس ریمانڈ کے دوران مجھ سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہونی تھی اور ظاہر ہے کہ مجھ پر تشدد بھی کیا جانا تھا۔ میں ایک تکلیف دہ چکر میں پھنس گیا اور اس کا انجام 10-15 سال کی قیدی ہو سکتا تھا، یعنی مجھے 10-15 سال جیل میں رہ کر بسر کرنا تھے، اور جس کے خیال ہی سے مجھے وحشت ہونے لگتی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خدا سے بڑی دعا مانگی کہ یا اللہ پاک، مجھے کسی وسیلے سے اس عذاب سے نجات عطا فرما، اور میں آئندہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس کے بعد مجھے پچھتانا پڑے۔ خدا کے حضور دعا مانگنے سے مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ میری نجات کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بن جائے گا۔ میں کوٹری کے کونے میں ایک پرانے کمبل کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور پرانا کمبل میں نے اوپر لے رکھا تھا۔ نیند غائب تھی اور دروازے کی سلاخوں کے باہر مسلح کانسٹیبل جا چکا تھا اور اس کی جگہ دوسرا کانسٹیبل ڈیوٹی دینے آ گیا۔ وہ رائفل کاندھے سے لگائے کھڑا تھا اور اتنے میں مجھے فضا میں ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی اور میں ٹھٹک گیا۔ یہ خوشبو مجھے اس وقت آئی تھی جب میں نے روہت گڑھ جھانسی کے پرانے قلعے کے ویران محل سے روہنی کی روح کو مرتبان سے ادا کیا تھا۔ تو کیا روہنی کی کوٹری میں موجود ہے؟ اس خیال سے میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے کوٹری میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کوٹری خالی اور سنسان پڑی تھی اور خوشبو برابر آ رہی تھی۔ یہ روہنی ہی کی خوشبو ہو سکتی تھی، اور خوشبو مدھم تھی جیسے دور سے آ رہی ہو، اور پھر خوشبو گہری ہونے لگی جیسے دور سے قریب آ رہی ہو، اور میں دیوار سے لا کر بیٹھ گیا۔ کانسٹیبل نے سلاخوں میں سے مجھ پر نگاہ ڈالی اور یہ دیکھ کر کہ مڑ کر بیٹھ گیا ہوں، منہ دوسری طرف کر لیا، اور اس کے لیے فکر کرنے کی کوئی بات نہ تھی، اور قیدی کوٹری میں موجود تھا۔ اب خوشبو مجھے قریب سے آنے لگی۔ میں چوکس اور ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا، اور مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ خوشبو روہنی کی ہی ہے تو وہ اس وقت کوٹری میں میرے پاس موجود ہے، اور مجھے اپنے قریب ہی کسی کے ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں بالکل ساکت ہو گیا، اور پھر کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس ہاتھ کی نرمی اور محبت بھرے احساس کو میں نے پہچان لیا، اور یہ روہنی کا ہاتھ تھا۔ وہ کوٹری میں آ چکی تھی، مگر میں اسے آواز دے کر بلا نہیں سکتا تھا، اور پھر میرے کان میں روہنی کی سرگوشی سنائی دی۔ شیروان، فکر نہ کرو اور میں تمہاری مدد کو آ گئی ہوں۔ میں نے سرگوشی میں کہا، روہنی کیا یہ تم ہو؟ ہاں، روہنی نے سرگوشی کی، اور میں تمہاری روہنی یعنی شہزادی سلطانہ ہوں۔ میں نے سرگوشی میں کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم رگو پجاری کی قید سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی، اور روہنی نے سرگوشی میں کہا، یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گی، اور اس وقت میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ گارڈ کانسٹیبل نے شاید ہماری سرگوشیوں کی آواز سن لی، یا اسے کوئی شک سا پڑ گیا تھا، اور اس نے سلاخوں میں سے جھانک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر میں کسی سے باتیں کر رہا ہوتا تو دوسرا آدمی تمہیں نظر نہ آ جاتا، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں کوٹری میں اکیلا ہوں۔ گارڈ نے غور سے کوٹری میں چاروں طرف دیکھا اور پھر باہر سے سوئچ آن کیا اور کوٹری کا بلب روشن ہو گیا اور بولا، مگر یہ آواز سی کیسی آ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ گارڈ نے ڈانٹ کر کہا، اور اس کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے لیٹ جاؤ۔
और रोहिणी ने मेरे कान में सरगोशी की, और इसको मालूम ही नहीं कि तुम अभी कोठरी से गायब होने वाले हो, और फिर तो इसकी हैरानी देखने वाली होगी। मैंने रोहिणी से कहा कि जो करना है खामोशी से करो, ताकि यहाँ से एक बार बाहर निकल जाएं, और मेरी सरगोशी कुछ ऊंची हो गई थी। ड्यूटी गार्ड ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम फिर बातें करने लगे, और तुम्हें कह दिया है कि खामोशी से सो जाओ। खुदा जाने रोहिणी को क्या मजाक सूझा, और उसने पूरी आवाज में कहा, कैदी मुझसे बातें कर रहा है और तुम्हें क्या इतराज है? और एक औरत की आवाज़ सुनकर ड्यूटी गार्ड कांस्टेबल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ये कौन था? मैंने कहा, और मैं ही औरत की आवाज़ में बोल रहा था। कांस्टेबल को मेरी बात का यकीन करना ही पड़ा, क्योंकि कोठरी में उसे रोहिणी दिखाई नहीं दे रही थी। और मैंने रोहिणी को सरगोशी में कहा, रोहिणी, खुदा के लिए कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना। रोहिणी ने पूरी आवाज़ में कहा, कांस्टेबल, मैं कैदी को ले जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बाद में तुम पर इल्ज़ाम लगे कि तुमने कैदी को रिश्वत लेकर भगा दिया। इसलिए फ़ौरन नीचे से पुलिस इंस्पेक्टर या थानेदार को ऊपर बुला लो, ताकि मैं उनकी मौजूदगी में कैदी को ले जाऊँ। कांस्टेबल पर एक अजीबोगरीब खौफ तारी हो गया, और वो एक औरत की आवाज़ सुन रहा था, मगर कोठरी में औरत मौजूद नहीं थी। उसने वहीं से किसी को आवाज़ देकर कहा, खुदा दाद SHO साहब को फौरन ऊपर भेजो, ऊपर कोई गड़बड़ हो गई है। नीचे एक शोर सा सुनाई दिया, और मैंने रोहिणी से अपनी पूरी आवाज़ में कहा, रोहिणी, यहाँ से निकल चलो, इसकी ज़रूरत नहीं। रोहिणी ने कहा कि शेरवान, मैं तुम्हें लेकर गायब हो गई तो इस कांस्टेबल पर मुसीबत आ जाएगी, और ये मुअत्तल हो जाएगा, और एक भारतीय जासूस को फरार कराने के इल्ज़ाम में हो सकता है कि बेचारे को कैद भी हो जाए, और इसलिए मैं थाने के जिम्मेदार अफसरों के सामने तुम्हें गायब करना चाहती हूँ, ताकि इस सिपाही की जान बच जाए। कोठरी में से औरत की आवाज़ आती सुनकर गार्ड कांस्टेबल आंखें फाड़ फाड़ कर कोठरी में देख रहा था, और उसने राइफल अपने हाथों में सीधी कर ली। इतने में बरामदे में बहुत से तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी, और फिर थानेदार और 4 सिपाही दरवाजे पर नमूदार हुए। क्या बात है? और थानेदार ने गार्ड कांस्टेबल से पूछा। सर, कोठरी में से किसी गैबी औरत की आवाज़ आ रही है, और वह कह रही है कि मैं कैदी को लेने आई हूँ। थानेदार ने पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ लिया, और मेरी तरफ सलाखों के पीछे से देखा और बोला, अंदर तो कोई औरत नहीं, और तुम सो तो नहीं गए थे? कांस्टेबल ने कहा, नहीं सर, मैं जाग रहा हूँ, और मैंने जागते में औरत की आवाज़ सुनी थी। उसने कहा था कि अपने अफसरों को बुलाओ, और मैं उनके सामने कैदी को ले जाना चाहती हूँ। थानेदार ने कांस्टेबल को डांट पिलाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और तुम ड्यूटी देने के लायक नहीं रहे। और उसी वक्त रोहिणी ने अपनी पूरी आवाज़ में कहा, थानेदार साहब, बेचारे कांस्टेबल को ना डांटिए, इसका कोई कसूर नहीं, और मैंने खुद इससे कहा था कि अपने अफसरों को बुलाओ। गैबी औरत की आवाज़ सुनकर थानेदार भी एक बार हक्का बक्का सा होकर रह गया, और रोहिणी ने कहा कि हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं कोठरी में मौजूद हूँ, मगर तुम लोग मुझे नहीं देख सकते, और जिस आदमी को आप लोगों ने पकड़ रखा है वो भारतीय जासूस नहीं है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला सच्चा पाकिस्तानी है और मुसलमान है, और इसीलिए मैं उसे ले जा रही हूँ। थानेदार ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, और क्या तुम कोई जिन भूत हो? जी हाँ, जिन भूत ही समझ लीजिए, और मैं इस बेगुनाह कैदी को ले जा रही हूँ, खुदा हाफिज। और इसके साथ ही रोहिणी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, और जैसे ही उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे अपना आप नज़र आना बंद हो गया, और मैं अपने जिस्म का वज़न बाकायदा महसूस कर रहा था, मगर मुझे अपने जिस्म नज़र नहीं आ रहा था। और रोहिणी पहले ही गायब थी, और मैं भी उसके साथ गायब हो गया था। उस वक्त जिस हैरत और दहशत के आलम में कोठरी के सलाखों वाले दरवाजे के बाहर खड़े सिपाही और थानेदार कोठरी में देख रहे थे, मैं उसे नहीं बोल सकता। और तब रोहिणी मुझे साथ लेकर फरिश्ते 4-5 फुट बुलंद हो गई, और हमें अपने गैबी जिस्मों के साथ दरवाजे की सलाखों में से इस तरह गुजर गए जिस तरह धुआं सलाखों में से गुजर जाता है। सिपाही और थानेदार सलाखों के साथ लगे अभी तक कोठरी में ही बुत बने देख रहे थे, और हम उनके दरमियान से इस तरह सलाखों में से निकल गए जैसे हवा का झोंका निकल जाता है। हमारे जाने के बाद उनका क्या हाल हुआ उसकी मुझे खबर नहीं। मैं रोहिणी के हाथ में हाथ दिए पुलिस हेडक्वार्टर की दूसरी मंजिल से नीचे आने के बजाय सेहन के दरख्तों के ऊपर से होकर जा रहा था, और मैंने रोहिणी से पूछा, रोहिणी, तुम्हें मालूम है कि मेरे साथ क्या गुजरी? एक जगह बैठकर बातें करेंगे, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या बीती थी, और किसी जगह बैठकर मैं तुम्हें यह सुनाऊंगी कि मेरे साथ क्या गुजरी। और मैं खामोश हो गया। रोहिणी सच कह रही थी, और उसे मालूम हो गया था कि मेरे साथ क्या गुजरी है और मैं कहाँ हूँ, और अगर वो मेरी हालत से बेखबर होती तो मेरी मदद को कैसे पहुँचती। रात खामोश थी, और हम लाहौर के माल रोड के दरख्तों के ऊपर से
टोरंटो मार्केट की तरफ जा रहे थे और माल रोड सुनसान पड़ी थी। उस ज़माने में रात के वक्त लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होती थी और सड़क की बत्तियां रोशन थीं। हम टोरंटो मार्केट के भी ऊपर से होकर गुजर गए और मैंने रोहिणी से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लाहौर शहर में शहनशाह जहांगीर का मकबरा बहुत पसंद है और हम जहांगीर के मकबरे में बैठकर बातें करेंगे। हम टोरंटो मार्केट से गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर से होते हुए भाटी दरवाजे की तरफ आ गए और वहां से हमने दरियाए रावी के पुल की तरफ रुख कर लिया और शाहदरा पहुंचने के बाद मकबरा जहांगीर को जाने वाली छोटी सी सड़क के ऊपर आ गए। अब ये सड़क पक्की नहीं हुई थी और मकबरा जहांगीर का दरवाज़ा बंद था और चौकीदार एक तरफ बेंच पर लेटा हुआ था। हम बंद दरवाजे में से गुजर कर मकबरे के अंदर आ गए। अजीब तजर्बा था ये और आज उसका तस्वर करता हूँ तो सोचता हूँ कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा था। हम मकबरा जहांगीर के बड़े चबूतरे पर एक तरफ दरख्तों के नीचे बैठ गए और रोहिणी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे अपना जिस्म फिर से दिखाई देने लगा। रोहिणी उसी तरह गायब थी, लेकिन मैं अपनी इंसानी हालत में वापस आ गया था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और मकबरे के चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी और रोहिणी कहने लगी, शेरवान, क्या तुम जयपुर के वीरान महल में मेरी सहेली दुर्गा की बदरू के पास गए थे? मैंने कहा, रोहिणी, जब मैंने मथुरा शहर के शमशान घाट पर तुम्हें पुजारी रघु के हाथ में कैद होते और उसके कब्जे में जाते देखा तो तुम्हारी हदायत के मुताबिक मैं उसी वक्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और मैं समझ गया था कि तुम्हारा कोई भी मंत्र हमारे दुश्मन पुजारी रघु को हलाक नहीं कर सका और उसने तुम्हें अपने काबू में कर लिया है। अब यकीनन वह मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा और मैं वहां से फरार होकर सीधा जयपुर के वीरान महल में पहुंचा और जैसी भी मेरी हालत थी उसी हालत में जब आधी रात को दुर्गा की बदरू ज़ाहिर हुई तो मैंने उसे बताया कि रोहिणी को पुजारी रघु अगवा करके ले गया है और उसने मुझे तुम्हारे पास मदद के लिए भेजा है। रोहिणी ने पूछा कि फिर दुर्गा ने क्या जवाब दिया? दुर्गा ने कहा कि मैं पुजारी रघु की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे अफसोस है कि पुजारी रघु ने रोहिणी को फिर से अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन अफसोस कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने उसे कहा कि मुझे कोई तरीका बताओ कि मैं रोहिणी को पुजारी रघु की कैद से आज़ाद करा सकूं। और फिर उसने क्या कहा? दुर्गा ने कहा कि तुम आम मनुष्य यानी आम इंसान हो और तुम पुजारी रघु की जादुई ताकत का मुकाबला करने का ख्याल भी दिल में ना लाना। रोहिणी को उसके हाल पर छोड़ दो और मुझे यकीन है कि वह एक न एक दिन पुजारी रघु की कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएगी। और मैं क्या कहता और वहीं से वापस चला गया। रोहिणी कहने लगी कि दुर्गा ने सही कहा था कि खुद मुझे भी पुजारी रघु की नई ताकत का अंदाज़ा नहीं था और जो उसको शीश नागर ने दे रखी थी और पुजारी रघु ने अपनी उसी ताकत से मुझे शिकस्त दी थी, वरना मैंने जिस तिलस्मी मंत्र से उस पर हमला किया था उसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। लेकिन फिर तुम उसकी कैद से कैसे फरार हुई? मेरे सवाल के जवाब में रोहिणी कहने लगी, याद रखो कि शैतान की ताकत कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, वो नेकी की ताकत का कभी मुकाबला नहीं कर सकती। अगर मैं बदरू होती तो शायद मैं अपने दुश्मन रघु की कैद से कभी रिहाई हासिल ना कर सकती, लेकिन शेरवान, मैं बदरू नहीं हूँ बल्कि एक भटकती हुई रूह हूँ, और वह भी इसलिए हूँ कि मुझसे नादानस्तगी में यानी अनजानेपन में गुनाह सरजद हो गया था और मैं उसकी सज़ा भुगत रही हूँ। चुनाचा कुदरत किसी न किसी वसीले से जब मेरी मुसीबत इंतहा को पहुंच जाती है तो ज़रूर मेरी मदद करती है। तुम्हें याद है कि जब मेरी अजियत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी तो कुदरत ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया था और तुमने मुझे मर्तबान से आज़ाद कर दिया था। लेकिन उसके साथ ही मैं भी तो एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला हो गया था और जिसको अभी तक भुगत रहा हूँ। हो सकता है कि तुम्हारे गुनाह की सज़ा मिल रही हो। बहरहाल मेरी अक्ल छोटी सी है और ये मसले मैं नहीं समझ सकती, और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इंसान को सख्त मुसीबतों में भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ मांगनी चाहिए। सब मुसीबतें इंसान के किसी न किसी अपने बुरे अमल का नतीजा होती है। बहरहाल पुजारी रघु ने मुझे एक ऐसी जगह बंद कर दिया जहाँ से दुनिया का कोई इंसान मुझे बाहर नहीं निकाल सकता था, और जिस तरह अपने महल की दीवार में मर्तबान में बंद होने के बाद मैं हर वक्त खुदा के हजूर अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगती रहती थी, और उसी तरह जब रघु ने मुझे ज़मीन के अंदर पाताल के सबसे गहरे गार में एक छिपकली बनाकर फेंक दिया, मैं यानी भड़कती हुई रूह सजदा रेज होकर खुदा से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआएं मांगने लगी।
रोहिणी एक लम्हे को खामोश हो गई और मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी खुशबू मुझे बराबर आ रही थी। और मैंने पूछा, फिर क्या हुआ रोहिणी? आखिर खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली और फिर ऐसा हुआ कि मेरी मदद के लिए एक जरिया पैदा कर दिया। हमारे दुश्मन पुजारी रघु ने मुझे पाताल के जिस गहरे गार में फेंका था, वहाँ एक नहर बह रही थी और उस नहर का पानी इतना गर्म था कि उसमें से भाप निकल रही थी और मैं उस नहर के किनारे गीली दीवार से चिमटी हुई थी। गर्म नहर के पानी की भाप मुझे जला रही थी, मगर मैं अपनी जगह से हरकत करने से माजूर थी। दौड़ कर किसी दूसरी जगह नहीं जा सकती थी। मुझे कुछ मालूम नहीं कि इस अजाब में मुझे कितने दिन कितनी रातें गुजर गईं, और मैं इस कदर थक गई थी कि लगता था कि अभी दीवार से अलग होकर नीचे नहर के खोलते हुए पानी में गिर पड़ूंगी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने किसी सफ़ेद सी चीज़ को दीवार पर रेंग कर अपनी तरफ आते हुए देखा, और जब ये शय मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि वह एक सफ़ेद सांप था और मैं टिकटिकी बांधे सहमी हुई आंखों से सांप को देख रही थी। सांप छिपकली का दुश्मन होता है और मैं समझ गई कि सांप अभी अपना मुंह खोलकर मुझ पर हमला करके मुझे निकल जाएगा, लेकिन सफ़ेद सांप ने ऐसा ना किया। जिस तरह इंसानों और ज़मीन के ऊपर रहने वाले परिंदों और जानवरों की अपनी ज़ुबान होती है, और उसी तरह ज़मीन के नीचे रहने वाले हशरातुल अर्ज़ की भी एक ज़ुबान होती है, और जिसमें वो एक दूसरे से बात करते हैं। सफ़ेद सांप ने मुझसे कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हड़प करने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा, तो सफ़ेद सांप ने कहा कि खामोश रहो, और तुम्हारी आवाज़ दूसरे सांपों ने सुन ली तो तुम्हारे दुश्मन को खबर हो जाएगी और फिर मैं भी तुम्हें पाताल से निकाल नहीं सकूंगा। मैं चुप हो गई और सफ़ेद सांप ने कहा, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करती जाओ और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बड़ी एहतियात से मेरे जिस्म के साथ चिमट जाओ। और सफ़ेद सांप ये कहकर रींग कर मेरे बिल्कुल नीचे दीवार पर आ गया, और मैं हिम्मत करके अपनी जगह से थोड़ी सी हिली और फिर उचक कर सांप की पुश्त पर आकर उसके जिस्म से चिमट गई। उसके साथ ही सांप दीवार पर आगे की तरफ रेंगने लगा, और वो दीवार पर ऊंचा होकर रेंग रहा था, और वहाँ गर्म पानी की भाप की गर्मी कम महसूस हो रही थी। नहर आगे जाकर एक तरफ को घूम गई और सफ़ेद सांप भी उस तरफ मुड़ गया। ये गार बहुत लंबा था और खुदा जाने सांप कब तक मुझे अपने जिस्म से चिमटाई दीवार पर रेंगता चला गया। फिर ऐसा हुआ कि नहर के पानी से भाप खारिज होना बंद हो गई और शदीद गर्मी का एहसास ख़त्म हो गया। कुछ और आगे जाकर गर्मी का एहसास बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और उसकी बजाय मुझे हल्की हल्की खनकी महसूस होने लगी। सफ़ेद सांप ने कहा कि हम मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, और एक जगह बड़ी ज़बरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। और सफ़ेद सांप ने कहा कि घबराना नहीं, आगे नहर एक कुएं में गिर रही है और उस कुएं की कोई तय नहीं। उस कुएं का पानी ज़मीन के अंदर ही अंदर समुंदर से जाकर मिल जाता है। मैं खामोशी से सांप की बातें सुन रही थी और खुदा से दुआ मांग रही थी कि वो मुझे उस मुसीबत से खैर अफियत के साथ निकाल दे। मैं बड़ी दिलचस्पी से रोहिणी की दास्तान सुन रहा था, और जब वो एक लम्हे के लिए चुप हो गई तो मैंने पूछा, फिर क्या हुआ रोहिणी? फिर ऐसा हुआ कि जहाँ ज़मीन के अंदर बहने वाली नहर का पानी एक गहरे अंधे कुएं में खौफनाक आवाज़ के साथ गिरता था, वहाँ से कुएं की गोल दीवार ऊपर की तरफ भी जाती थी, और सफ़ेद सांप मुझे लेकर कुएं की दीवार से चिमट गया और ऊपर की तरफ रेंगने लगा। और कुएं की दीवार ऐसी थी कि जगह जगह से बड़े बड़े नोकीले पत्थर बाहर को निकले हुए थे। सफ़ेद सांप बड़ी एहतियात के साथ उन नकीले पत्थरों के दरमियान से रास्ता बनाता ऊपर कुएं के दहाने की तरफ रेंग रहा था, और चौंका सफ़ेद सांप ने मुझे बोलने से मना कर दिया था। इसलिए मैंने उसे बिल्कुल ना पूछा कि ये किस किस्म का कुआं है और जिसकी गोल दीवार में से इतने खौफनाक पत्थर बाहर को निकले हुए हैं। कुएं के अंदर से गंधक की तेज बू आ रही थी, और एक जगह दीवार के पत्थरों पर सुर्ख लावे की तह जमी हुई थी, और सफ़ेद सांप मुझे लेकर ऊपर की तरफ रेंगता ही चला गया। और काफ़ी वक्त गुजर गया और आखिर मुझे ऊपर रोशनी का गोल सा नुक्ता नजर आने लगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ रेंग रहे थे और नुक्ता बड़ा होता जा रहा था, और मैं समझ गई कि ये इस कुएं का दहाना है। जब सफ़ेद सांप दहाने के करीब आया तो मैंने देखा कि एक तरफ दीवार पर जमे हुए ठंडे लावे ने ऊपर जाने का कुदरती सा रास्ता बना दिया था, और सफ़ेद सांप उस रास्ते पर रेंगने लगा, और आखिर हम कुएं के दहाने से बाहर निकल आए। मैंने पूछा कि क्या वो कोई असीबी कुआं था? नहीं, वो एक आतिश फशां पहाड़ था जो ठंडा पड़ चुका था, और आतिश फशां पहाड़ के दहाने से बाहर आकर सफ़ेद सांप ने मुझे नीचे उतार दिया, और मुझ में अब हरकत करने की ताकत आ चुकी थी। मैंने देखा कि हमारे इर्द गिर्द फासले फासले पर कितने ही आतिश फशां पहाड़ थे, और जिनमें धमाके हो रहे थे, और उनके दहानों से गर्म खोलता हुआ सुर्ख लाल रंग का
लावा उबल उबल कर बाहर बह रहा था। अगरचे ये आतिश फशा हमें से काफ़ी फासले पर थे, लेकिन उनकी तपश वहां तक हमें महसूस हो रही थी। सफ़ेद सांप ने कहा कि ये वो जगह है जहां बदरूहों के असीब रहते हैं, और मैंने कहा कि क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ। सांप ने कहा कि अब हम पाताल से बाहर आ गए हैं और तुम बात कर सकती हो। मैंने सफ़ेद सांप से पूछा, क्या ये बदरूहों के असीब हमें कुछ नहीं कहेंगे? सफ़ेद सांप ने कहा कि असीब बड़े ख़तरनाक और जालिम होते हैं, और वो इंसानों और हशारतुल अरसब के दुश्मन होते हैं। वो हमें इसलिए कुछ नहीं कहेंगे कि मेरे मुंह में शीश नागन का दिया हुआ मोहरा मौजूद है, और जिसके पास ये मोहरा हो बदरू असीब उससे डरते हैं और उसके करीब भी नहीं फटकते। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पीठ से चिमटा लिया था। अब तुम ऐसा करो कि उससे पहले कोई असीब तुम पर हमला कर दे, फौरन मेरी पीठ के साथ चिमट जाओ। और मैंने ऐसा ही किया, और सफ़ेद सांप की पीठ पर चढ़कर उसके चिमट गई। सांप वहां से चल पड़ा, और खुदा जाने वो किस तरह धमाकों की डरावनी आवाज़ें पैदा करता, खोलता हुआ लावा उगलते छोटे बड़े आतिश फशा पहाड़ों के दरमियान से बच कर रेंगता उस इलाके से आगे निकल गया। और अब हम एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां हमारे इर्द गिर्द नोकीले सतूनों की शक्ल में स्याह चट्टानें खड़ी थीं। यहाँ डरावनी पुरअसरार आवाज़ें और कभी उन आवाज़ों की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थीं। सफ़ेद सांप ने कहा कि डरना मत, ये बदरूहों के असीब की आवाज़ें हैं, मगर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम उन स्याह फाम खौफनाक चट्टानों में से भी गुजर गए, और फिर हम एक ऐसे मैदान में आ गए जहाँ पहली बार मुझे ठंडी हवा के झोंके महसूस हुए। मैंने ऊपर देखा तो आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर दरख्तों के झुंड नजर आए। और मैंने सफ़ेद सांप से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने कहा कि हम बदरूहों और असीबों की दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ गए हैं, और आगे एक छोटा सा जंगल है, और जंगल के आगे एक शहर है। जंगल के किनारे मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। चुनाचा जंगल के किनारे पर आकर सफ़ेद सांप ने मुझे ज़मीन पर उतार दिया और कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छी रूह हो, मगर अपने एक गुनाह की सज़ा भुगत रही हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें तुम्हारे दुश्मन पुजारी रघु ने पाताल में फेंक दिया था, मगर अब तुम आज़ाद हो। मैंने सफ़ेद सांप से कहा कि पुजारी रघु तो फिर मुझे पकड़कर पाताल में फेंक देगा, और सफ़ेद सांप ने कहा कि अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें शीश नागन के मंत्री के बताए हुए एक मंत्र से शिकस्त दी थी और तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया था, मगर अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें शीश नागन का मोहरा देता हूं, और उस मोहरे को संभाल कर अपने पास रखना, और उसको अपने पास रख कर जब तुम अपने दुश्मन और कातर पुजारी रघु पर हमला करोगे तो तुम उस पर फतेह पालोगी, और उसे बड़ी आसानी से हलाक करके उससे अपने कत्ल का बदला ले लोगी। मैं बड़ी खुश हुई। चुनाचा सफ़ेद सांप ने अपने मुंह की थैली में से अनार के दाने के बराबर एक काले रंग का मोहरा निकालकर मुझे दिया और बोला, ये शीश नागन का मोहरा है, और ये तुम्हारे पास होगा तो रघु तो क्या, किसी खतरनाक से खतरनाक बदरू का से भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। मैंने सफ़ेद सांप से कहा, मगर उसके बगैर असीब पर तुम हमला करोगे तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरे पास शीश नागन का आतिशनाक मंत्र भी है, और उसको पढ़कर फूकूंगा तो असीब और बदरूहें भाग जाएंगी, और फिर मैं शीश नागन से दूसरा मोहरा भी ले लूँगा। तुम इसे अपने पास रखो और पुजारी रघु को भस्म करके खलके खुदा को उस अजाब से निजात दिलाओ। तुम्हें उसकी बहुत ज़रूरत है। और मैंने सफ़ेद सांप का शुक्रिया अदा किया और आखिर में कहा कि मैं अभी तक छिपकली के रूप में हूँ। मैं ऐसे इंसानों की दुनिया में नहीं जाना चाहती, और मेरे पास मेरी ताकत भी नहीं। सफ़ेद सांप ने कहा कि मेरे सामने आ जाओ, और मैं ज़मीन पर रेंग कर सफ़ेद सांप के सामने आ गई। सांप ने मुझ पर एक गर्म फुंकार फेंकी, और उसके साथ ही मैं अपनी असली औरत के रूप में वापस आ गई, और मुझे महसूस हुआ कि मेरी सारी ताकत भी वापस आ गई है। और सफ़ेद सांप ने कहा कि इंसानी दुनिया में जाओ और अपनी ताकत से दुखी इंसानों की मदद करो, और कभी किसी इंसान को तंग ना करना, और कोई मुसीबत ज़दा हो तो उसकी मदद करना, और उससे तुम्हारे गुनाह की बख्शिश हो जाएगी। और ये कहकर सफ़ेद सांप गायब हो गया। मैं रात के सन्नाटे में जंगल के किनारे अपने औरत के रूप में साड़ी में मलबूस खड़ी थी, और सफ़ेद सांप का दिया हुआ शीशनाक का स्याह मोहरा मेरी मुट्ठी में मौजूद था। रोहिणी चुप हो गई, और मैं उसके अजीबोगरीब हैरत अंगेज दास्तान में खो गया था। और मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने ऐसा किया कि अपनी ताकत को इस्तेमाल करके मंत्र पढ़कर गायब हो गई, क्योंकि आगे कोई शहर था, और उस रात के वक़्त खूबसूरत लिबास पहनकर अकेली औरत शहर के सड़क पर फिरती अजीब लगती है। और वैसे भी मैं इस शहर के बारे में मालूम करना चाहती थी
کہ یہ کون سا شہر ہے اور میں کس ملک میں ہوں، چنانچہ میں جنگل میں داخل ہو گئی۔ روہنی کی طلسمی داستان میں بڑی توجہ اور گہری دلچسپی سے سن رہا تھا، کیونکہ اب یہی عورت مجھے اس مصیبت سے نکال سکتی تھی جس مصیبت میں اور زیادہ پھنس چکا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ جنگل کے آگے کون سا شہر تھا۔ روہنی نے کہا کہ وہی میں تمہیں بتانے والی ہوں۔ میں جنگل میں سے گزر گئی اور اب میرے سامنے ایک شہر کی روشنیاں تھیں۔ میں ایک سڑک پر چلنے لگی اور سڑک خالی پڑی تھی، اور مجھے وہ سڑک کچھ جانی پہچانی لگی۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، اور تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ وہ شہر بھارت کا قدیم مندروں کا شہر متھرا تھا، اور یہی وہ شہر تھا جس کے ویران شمشان گھاٹ میں ہمارے دشمن پجاری رگھو نے اپنے ایک خاص خفیہ منتر کو پڑھ کر مجھے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور وہاں پاتال میں پھینک دیا تھا۔ مگر اب مجھے اس کے خفیہ منتر کی پرواہ نہیں تھی، اور اس لیے میرے پاس شیش ناگن کا مہرا تھا، اور جس کے طلسم کا مقابلہ پجاری رگھو کا کوئی منتر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ سب سے پہلے اس بد کردار پجاری رگھو کا کام تمام کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم تھا کہ پجاری رگھو کی بدرو اماؤس کی رات کو شہر سے باہر والے شمشان گھاٹ کی یاترا کرنے آتی ہے۔